जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। ARO री एग्जामिनेशन 2023 वाला जो है उसकी डेट आयोग ने अनाउंस की है दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को हम आपके एग्जामिनेशन तक। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जो लास्ट एग्जाम हुआ था फरवरी 2024 में, उसमें आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके प्रूफ हमने टेलीग्राम चैनल में अपने डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा इसको। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। हमसे पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ऑनवर्ड्स हुआ, ठीक है, इसका तात्कालिक कारण पूछा गया है। तो हुआ क्या था कि बंगाल का विभाजन किया गया ईस्ट और वेस्ट बंगाल के रूप में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905, ठीक। तो पहला कथन सही होता अगर लिखा होता लॉर्ड कर्जन, लेटन लिखा है, ठीक है, तो यही कारण था। तो इस हिसाब से इन तीनों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। दोनों लैंग्वेजेस में हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको फॉलो कीजिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए, ठीक है। तो ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट करना, स्वदेशी मूवमेंट अभी हमने देखा, नेशनल एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया जाने लगा, ठीक है। लेकिन असहयोग की जो ये नीति है या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला, ये 1920s में चला था, है ना, बंगाल विभाजन के समय। इसका कोई मतलब टाइम पीरियड नहीं है। तो 1 to 4 देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, ठीक है। तो 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में शाही दरबार में इस अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक दिल्ली एक दरबार हुआ था, है ना, इसको थोड़ा पढ़िएगा। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है संविधान के संदर्भ में, इसमें से कौन सा सही है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट में कहा गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय को किसी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या कोई भी अन्य रूप से, है ना, सही नहीं है, तो उसको हाई कोर्ट्स भी लीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड में भारत के संविधान में संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ये भी कथन गलत है। अगर कोई अमेंडमेंट किया गया है ना, तो उस पर कोई क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लॉ का मैटर है या वो एज पर लॉ अमेंडमेंट नहीं है, है ना, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट लॉ मतलब ये क्वेश्चन कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है क्या थे, गलत दिए हुए थे, ठीक है। तो इसमें ना तो एक और ना ही दो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्टेटमेंट ए में लिखा है इसके पास लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की विशेष शक्ति है, यानी कि एक्सक्लूसिव पावर रिट जारी करने के लिए। हमने पहले भी आपको बताया है कि 5 प्रकार की रिट्स जारी होती हैं फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन पे, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चोरी प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो, ठीक है। पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, 226 के तहत हाई कोर्ट्स कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है ना, तो पहला कथन ही गलत हो गया। बाकी दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है ना, तीसरे चौथे भी ठीक है, पहला गलत था। दो कथन फिर से हैं, उसमें से कौन सा सही है। पहले कथन में कहा गया है कि संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को नहीं बढ़ा सकती क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार तक ही सीमित है। तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारियों सेवकों की नियुक्ति संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अपॉइंटमेंट जो है
और एक्सपेंसेस जो चार्ज है ना, तो एक्सपेंसेस जैसे सुप्रीम कोर्ट का तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स का भी इसमें लिखा हुआ है ना, तो वो उस रेस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट दूसरा भी गलत है। दो कथन फिर से है, कौन सा सही है? न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर के बारे में स्टेटमेंट है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। और ये भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका PIL के प्रवर्तकों के रूप में जाने जाते हैं। दो लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है PIL के, कह लीजिए शुरुआत से संबंधित, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती, ठीक है। तो ये कथन ठीक है, तो सिर्फ दो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है इन विकल्पों के अनुसार? तो इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक महत्व है और इस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। मैडम भीकाजी कामा, M बरकतुल्ला और VVS अय्यर और MN रॉय, काफ़ी रेवोल्यूशनरी नाम थे फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के। तो पूछा गया कि इन सब में कौन सी बात समान थी। एक बार इन विकल्पों को देखिए अगर, तो C वाला ठीक है। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। जैसे MN रॉय है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जो स्थापना से संबंधित देखते हैं, इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। भीकाजी कामा के बारे में जैसे एक फैक्ट आता है कि विदेशी भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी, है ना। स्टटगार्ड एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्ट किया था। तो इन सब वजहों से ये जो है चर्चित थे ये सभी नाम, तो C विकल्प ठीक है। जनहित याचिका PIL, किसी भी सार्वजनिक हित के मुद्दे पे आप PIL दायर कर सकते हैं कोर्ट में और उस पे जो है सुनवाई होती है। तो ये सबसे पहले अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? तो इसकी शुरुआत है US से, ठीक है। भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? अभी जैसे हम 7th शेड्यूल में देखते हैं ना कि 3 प्रकार की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन सबसे पहली बार दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 वाले में, ठीक। अगला है CBIC का फुल फॉर्म बताना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, इसका गठन कब किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ठीक है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन सब चीज़ों में, या जो अन्य कह लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही है, तो उसमें संलिप्त है ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। देखिए सेंसस 2011 वाला अभी भी चल रहा है, वही पढ़ना है। तो सबसे 3 अधिक आबादी वाले राज्य कौन से थे? यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है, तो लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों हाउसेज हैं, और गवर्नर के पास गया उनकी सहमति के लिए, उनके एसेंट के लिए, पर वो चाहते हैं कि, है ना, इसमें कुछ मान लीजिए चर्चा कर सकते हैं वो राष्ट्रपति से, क्योंकि वो उन्हीं के प्रसाद पर्यंत राज्य में कार्यरत होते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए आरक्षित कर सकते हैं उनके कुछ सुझाव के लिए अनुच्छेद 200 के तहत। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो इनको शौक था वीणा प्ले करने का, ऑप्शन D। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? तो किसी भी राज्य में राज्यपाल जब अपॉइंट होते हैं तो उस संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, ठीक है, वो राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, वैसे स्टेट के गवर्नर करते हैं आर्टिकल 213 के तहत। इसको ध्यान रखिएगा दोनों को। तो इसका अप्रूवल होना चाहिए उनके पास, किसका? उस संबंधित राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर का। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते किस प्रकार होंगे? ठीक है, जैसे कुछ वर्षों पूर्व उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थी। ठीक, तो ऐसे में
जो उनको एक्सपेंसेस या अलाउंसेस पेबल होंगे वो दोनों राज्य इक्वली शेयर करेंगे, है ना। इसमें से डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है। इस प्रश्न का आंसर अभी आपको बताया था, ऑर्डिनेंस विधानमंडल के अवकाश पर राज्यपाल अगर चाहेंगे तो अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल का वेतन और भत्ता अभी जैसे बताया था कि जैसे दो राज्य के थे तो दोनों के इक्वल, और इन पर्टिकुलर पूछा जाए तो राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे दिया जाता है। नई दिल्ली रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, पूरे भारत में रेलवे के कई सारे डिवीजन्स हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बताना है कि कितने डिवीज़न हैं, ठीक है, कितने मंडल हैं। और न्यू दिल्ली जो पूछा गया है तो ये है हमारा इसका नॉर्दर्न रेलवे का, ठीक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर। जैसे उत्तर प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, है ना, NCR, ये है प्रयागराज में, ठीक है। तो इस प्रकार आप जरा हमको ये बताइए कि ये कुल कितने डिवीज़न हैं। भारत के संविधान में किसके महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। रिमूवल ऑफ जो है ये ऑफिसर्स में देखें तो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के लिए पार्लियामेंट से प्रॉपर प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का, उसके द्वारा ये रिमूव किया जा सकते हैं। परंतु किसी राज्य के जो राज्यपाल हैं, चूंकि उनकी अपॉइंटमेंट है ना ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होती है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़िएगा, तो वो उनके द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। दो कथन हमारे पास फिर से हैं, कौन सा गलत है ये देखना है। देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी भी कृत्य के लिए अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है क्रिमिनल मैटर कोई और एक सिविल, ठीक है। तो जैसे कोई आपराधिक मामला, किसी की हत्या कर दिया आपने, है ना, और सिविल मैटर में कोई आपके ऊपर जमीन जायदाद का मुकदमा है ना, उस तरह के मामले में आप संलिप्त हैं, तो सिविल वाला मामला राज्यपाल या राष्ट्रपति के ऊपर हो सकता है, ठीक है, क्रिमिनल वाले नहीं होते हैं। तो इस वजह से पहला कथन हमारा गलत हो गया, ठीक। सेकंड है, असंवैधानिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तथा राज्यपालों को बर्खास्त किया जा सकता है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि राज्यपाल को प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, और अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया उसमें संसद में चलाई जाती है। तो दूसरा कथन ठीक है, तो पहला गलत हो गया। देखिए, संविधान का जो ड्राफ्ट बना था, ठीक है, तो उसमें निर्वाचित राज्यपालों की एक मूल योजना थी, उसको बाद में हटा दिया गया, ठीक है, जो फाइनल संविधान बना। तो इसके कारण दो बताए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या ये सही है या गलत? तो अभी प्रोसीजर जो अपॉइंटमेंट का है गवर्नर का, वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, उनका कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक। तो अब देखिए, अगर इसमें लिखा है कि अगर इनका भी निर्वाचित राज्यपाल होते तो भारत में इतने सारे चुनाव वैसे ही होते हैं, तो एक और चुनाव जनता को है ना करना पड़ता। और अगर चुनाव हो करके राज्यपाल किसी राज्य के लिए अपॉइंट होते तो वो स्वयं को उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, उससे ऊपर। तो ये बात भी ठीक ही है। तो इस वजह से इन दोनों कारणों के चलते इस योजना को हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं? तो डिस्क्रिशनरी पावर, जो अपने बुद्धि विवेक का यूज करके किसी राज्य का गवर्नर कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, है ना, कि अगर राज्य का गवर्नेंस उनकी दृष्टि में सही नहीं है तो इसके चलते एक रिपोर्ट वो भेज सकते हैं, ये उनके डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति करना, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है, तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार वर्क करती है लगभग उसी तरीके का स्ट्रक्चर राज्यों का भी है, ठीक है। तो अब जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, ठीक है, तो चुनाव के बाद, है ना, जो सबसे बड़ा दल होता है जिनके पास मेंबर्स होते हैं बहुमत से ज़्यादा, तो वो अपना एक लीडर चुनते हैं, ठीक है, और फिर वही लीडर रिकमेंड करता है अपने कैबिनेट के मंत्रियों का, जिनका नियुक्ति की जानी है मंत्री के पद पे, वो राज्यपाल को देते हैं। तो इसमें डिस्क्रिशन है उस ये जो लीडर ऑफ उस पर्टिकुलर पार्टी का है, जो सबसे बड़ा दल है ना, ये उसके डिस्क्रिशन पे है। इसमें राज्यपाल का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, तो सिर्फ पहला सही है। देखिए, अगला है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में गलत कथन।
तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल कर रहा हो व्यक्ति, तब उसकी अपॉइंटमेंट एक गवर्नर के रूप में की जा सकती है। ठीक, तो पहले कथन में लिखा है, जैसे देखिए क्या है कि सिटीजनशिप के कई पैमाने होते हैं इंडियन सिटीजनशिप को पाने के। तो जैसे सबसे कॉमन है कि हम लोग जैसे बाई बर्थ हमारे पास है, ठीक है, फिर एक जैसे बाई नेचुरलाइजेशन होता है, ठीक है, फिर जैसे कुछ कंडीशंस और होती हैं ये OCI और जो NRI वगैरह होते हैं इनकी, ठीक है। तो वही यहाँ पे पहले में लिखा है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी भी माध्यम से वो सिटीजनशिप उनके पास इंडिया की अगर है, सिटीजन है वो, तो वो एलिजिबल हैं। ठीक, तो ये कथन गलत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? इंडिपेंडेंस के रेफरेंस में स्वराज टर्म सबसे पहले यूज किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन फर्स्ट। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो ये किस अधिवेशन में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पूरे इवेंट को पढ़िएगा। 1907 में सेशन हुआ था सूरत में। तो दो भाग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, है ना इसमें। अगला है, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये हिंदू फेस्टिवल है, यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिमाचल की हिंदू ही है। अगला है, वाजवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो जो जैसे क्लासिकल डांसेस हैं, भरतनाट्यम हो गया, कथक, कथकली, ये सब जो लिखे हैं, तो उसी में से एक सब स्टाइल कह सकते हैं, है ना, वाजवूर है भरतनाट्यम का। देखिए ग्रामीण रीजन में खास करके भारत में देखेंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि इसमें ऋण और बचत संबंधित जो निर्णय है किसके द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वही डिसाइड करते हैं। थोड़ा इसकी जो वर्किंग है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की या कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसको एक बार देखें। पूर्व पश्चिम गलियारा इसमें से किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो भारत में एक योजना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 मेजर शहरों को, है ना, पूरे भारत में एक जोड़ने की, ठीक है। तो उसी में क्या है कि ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ये जो ईस्ट और वेस्ट वाले पॉइंट हैं, तो ईस्ट में है हमारा सिलचर असम में, और वेस्ट में है पोरबंदर, कहाँ पे? गुजरात, ठीक। तो ये जो है ऑप्शन फर्स्ट। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? 2020 में इनका निधन हुआ था, और जन्म की बात करें तो ये इंदौर में इनका जन्म हुआ था। दादा भाई नौरोजी एक काफ़ी फेमस फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के हमारे लीडर रहे, है ना। ट्रेन ऑफ वेल्थ थियरी हमने कई बार डिस्कस किया है, पहले इसको पढ़िएगा, ठीक है, और भी कई चीज़ें। तो इनको पॉपुलरली जानते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में। 1905 वही विभाजन जो हुआ था, अभी हमने ऊपर देखा था, तो उसी वर्ष कांग्रेस का सेशन हुआ था बनारस में। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1951 से जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, तो देखिए योजना आयोग ही बनाता था, है ना, प्लान। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? जो है भारत के प्रधानमंत्री। तो 1951 में प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के जो कमांडिंग ऑफिसर था उसको क्या कहते थे, ठीक है, तो ये था अश्वाध्यक्ष, ऑप्शन सी। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? हॉकी फर्स्ट टाइम इंडिया जीती थी वर्ल्ड कप पाकिस्तान को हरा करके मार्च 1975 में, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि भारत ने पहली बार ये क्रिकेट का विश्व कप जो है कब जीता था, किस वर्ष में? देखिए कोई भी साइक्लोन आता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, एक बार सर्च करके देखिएगा। तो इसका केंद्र जो है सेंटर, है ना, ये काफ़ी शांत एरिया होता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये आई कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ कथन है, उसमें से एक असत्य है ना, उसको चुनना है। इन स्टेटमेंट्स को आप देखिए, पहला ठीक है, ये सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में निर्वाचित किए गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये वाला भी ठीक है।
राष्ट्र गुफ्तार भी इनसे संबंधित है। चौथा स्टेटमेंट गलत है। लिखा है कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उन्होंने 4 बार, ये गलत है, इन्होंने 3 बार की थी। सेकंड सेशन हुआ था 1986 में कलकत्ता में, इसकी की थी। उसके बाद 1893 का सेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है, इसको किया था इन्होंने। और फिर 1906 का सेशन हुआ था कलकत्ता में फिर से, है ना, इसकी अध्यक्षता की थी। तो 3 हो गए, डी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अभी हमने ऊपर बात की कि कांग्रेस का सेशन जो था सूरत का, उसमें विभाजन हो गया था, तो इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। विकल्पों को देखते हैं एक बार। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट जो है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ठीक है, ये काफी इफेक्टिव रीजन है। नेक्स्ट है, राज्य कार्यकारिणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार सारे स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए। ठीक, तो इसका जो भी उत्तर है आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इन सभी में से। और यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। देखिए, आप अभी भी चाहें तो आपके पास इनफ टाइम है, आप शुरू से एकदम तैयारी करके सिलेक्शन तक की, है ना, हमारे साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं लगातार, लेटेस्ट में भी बैचेस स्टार्ट हुए हैं, या सीरीज के बैचेस हैं, पेड क्विज के, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे कई सारे कोर्सेज हैं जिस पर डिस्काउंट चल रहा है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है। पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, इसके लिए जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर होंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो है एडमिशन की जानकारी ले लीजिए। और यहाँ पे इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अगर आप फ्री इनिशिएटिव के तहत देख रहे हैं, काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज़ को एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अपना ध्यान रखिए, गर्मी का मौसम बहुत ही कह लीजिए उफान पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।